आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, अगर बात करें आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दूसरी बात अगर बात बताऊं तो आपने जब 10th की पढ़ाई की थी तब आपने 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, उसको भी हम क्या बोलते थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही बोलते थे। अब वहाँ पर आपने क्या किया था, 2-3 अलग अलग मेथड्स को अप्लाई किया था। पहली मेथड थी वो जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते थे, सेकंड मेथड थी जिसमें आप क्रैमर रूल यूज़ करते थे। तो जो थर्ड हमारे पास, थर्ड मतलब कि 3 वेरिएबल जो हमारे पास इक्वेशन सिस्टम है उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपके पास एक तरीका जो है वो है कौन सा, एलिमिनेशन मेथड नहीं, कौन सा, क्रैमर्स रूल है। तो क्रैमर्स रूल के लिए आपको जरूरत पड़ेगी डिटर्मिनेंट की। आपने नजरअंदाज किया होगा बट सेकंड जो 2 डिग्री वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाला जो था इक्वेशन, वहाँ भी 2 डिटर्मिनेंट आ रहा था, 2/2 का डिटर्मिनेंट आता था, बट आपने उसको शायद से नजर में नहीं लिया होगा। बट यहाँ पर हम 3/3 के लिए तो नजर में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स को आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में याद नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब जो बात करने जा रहा हूँ मैं एकदम बेसिक से आपको थर्ड वाले पे ले जाऊंगा, मतलब कि मैं 0 वेरिएबल नहीं, समझो एक जनरल केस लेंगे, सेकंड में 1 वेरिएबल लूंगा, मैं सेकंड वेरिएबल लूंगा, 2 वेरिएबल लूंगा, फिर मैं थर्ड वेरिएबल मतलब 3 वेरिएबल के लिए मैं आपको समझाऊंगा। जिससे कि क्या होने वाला है, अगर मैं बात करूँ तो सिंपल फंडा में क्यों ऐसा होता है वो एक्चुअल में आपको समझ में आएगा। हाँ, चीज़ें राज में याद तो रखनी ही है। और उसके बाद हम ट्राई करेंगे एक्सरसाइज नंबर जो 4.6 है आपका, 4.6 या 4.5 व्हाटएवर इट इज, हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। जो भी आज सीखने वाले हैं वो कौन सा है, तो जनरल केस ले लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं इसमें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आज एक चीज बता दूं, ये जो चैप्टर है, मतलब आपको बता दूं ये इसका जे लेवल में कितना पूछा जाता है, तो मैं बोलूंगा 10% ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका 10% ही चांसेस है कि जे लेवल में आएगा, बट बोर्ड में अगर पूछा जाए तो 50%, मतलब 50% चांसेस है बोर्ड में कि यहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं सिंपल सी, तो एक काम करना है आपको, जब भी मैं यहाँ पर कुछ लिखवा रहा हूँ तो आप उसका स्क्रीनशॉट ही ले लो पहले। ठीक है, क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, क्योंकि आज 4 बातें पढ़ेंगे हम। पहले तो ये जनरल केस पढ़ेंगे, फिर 1 वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर 3 वेरिएबल पढ़ेंगे। तो ये जो 4 चीजें हैं ना उसका 4 बार स्क्रीनशॉट ले लो, पहले पूरा का पूरा वीडियो समझ लो। क्या करो, पूरा का वीडियो समझ लो। समझने के बाद क्या करोगे, समझने के बाद जब आप लिखने बैठो तब आपकी मर्जी है, आप वीडियो देख देख के भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जो स्क्रीनशॉट लिया है वहां से भी डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उतार सकते हो, मतलब वहां से भी लिख सकते हो। तो आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है, बट मेरा टारगेट ये है कि जब भी मैं 4 चीजें चला रहा हूँ आपका कंसिस्टेंटली टाइम यहाँ पर या दिमाग यहाँ रहना चाहिए, लिखने में आप टाइम बर्बाद ना करें, या फिर लिखने के टाइम पे आप अपनी लीन ना तोड़े। क्या ना करें, लीन ना तोड़े। तो मैं जो भी चीजें यहाँ पर रफ कर दूं उससे पहले क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। और ये मौका हमें क्लासेस में भी नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर हम क्या होता है, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, फोटोज नहीं ले सकते, है ना। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है, हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, फिर बाद में क्या करो, पूरा का पूरा वीडियो जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो लिखना है। ठीक है, सिर्फ ये चैप्टर, ये लेक्चर के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, बाकी के लेक्चर में तो हम पैरेलल लिखते जाएंगे। तो यहाँ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब भी आपको मिलेंगे तो उसके पास दो चीजें होंगी। एक तो उसके पास क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, या तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन है, हैज अ सॉल्यूशन। इसका रियल मीनिंग क्या होगा, हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ क्या बोलता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन होंगे ना तो भी 2 केस होंगे। एक तो सॉल्यूशन क्या होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन मतलब क्या बोलूं मैं उसको, यूनिक सॉल्यूशन बोल दूं। एक तो होगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन में भी 2 चीजें होगी। यूनिक सॉल्यूशन में भी क्या चीज होगी, 2 चीजें होगी। एक होगी ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल, अब ये क्या है एक्चुअली वो समझ आते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है ऑल वैल्यू 0, मतलब जो आंसर है आपका 0 आएगा।
और यहाँ पर क्या आएगा एटलीस्ट वन नॉन जीरो, एटलीस्ट वन नॉन जीरो। और उसका दूसरा नाम भी लिख सकते हो आप, दूसरा नाम क्या बन जाएगा कि नॉट ऑल जीरो, मतलब सारे जीरो नहीं है वो भी कह सकते हो, नॉट ऑल जीरो। यहाँ पर क्या बोलेंगे ऑल वैल्यू जीरो, यहाँ पर ऑल वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो आपके पास दो टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे। एक तो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, या तो वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो दो टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो उसको एक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट होगा। उसको ना दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसको ना तीन सॉल्यूशन हो सकते हैं, ना ऐसा कोई नहीं होगा, या तो एक होगा या तो इनफाइनाइट होगा। अगर एक होगा तो उसमें भी दो टाइप्स आएंगे, एक तो होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन और दूसरा होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब या तो सारी वैल्यू क्या है जीरो है, या तो सारी वैल्यू जीरो नहीं है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि मैं क्या बताना चाहता हूँ? तो ये हमारे पास वेराइटीज है। अब वेराइटीज तो हैं, बट इसको आप लिखने के टाइम पे अभी समझोगे कि यार क्या वेराइटी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट जब वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल बारी से पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको ये जो टर्म्स है ना पता होने चाहिए, जैसे कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट क्या बोलना चाहता है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है। ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल क्या कहना चाहता है, ऑल जीरो, ऑल नॉट जीरो, समझ रहे हो? और ये नॉट ऑल जीरो है ना, और ये क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब मेनी सॉल्यूशंस, ये वन सॉल्यूशन है। समझ गए? तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा लास्ट टॉपिक हो सकता है बड़े वाला। चलो तो अब यहाँ पर हम कहाँ आ जाए बताओ? हाँ, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। और आपको पता है वन वेरिएबल को कैसे लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये केस का इक्वेशन है जहां पर हमारे पास वन वेरिएबल है x और दो कांस्टेंट है ax और इक्वल टू b। और जब भी आपको ये चीज मिले, आपको क्या करना है, x का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके हिसाब से काम करना है। जैसे कि a क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, और दूसरा केस क्या है, a नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, दो केस होंगे, a इक्वल टू जीरो हो सकता है, a नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है। अगर सपोज a नॉट इक्वल टू जीरो है तो x क्या होगा ये बताओ। अगर सपोज a नॉट इक्वल टू जीरो है तो x क्या होगा बताओ। अगर a नॉट इक्वल टू जीरो है तो x क्या हो सकता है यहाँ पर बताओ, b बाई a होगा। सिंपल है कि नहीं? x इक्वल टू क्या होगा, b बाई a होगा। अगर x इक्वल टू b बाई a है तो उसके भी दो आंसर मिलेंगे। एक तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा b इक्वल टू जीरो, एक मिलेगा b नॉट इक्वल टू जीरो। देखो हमें ना हमेशा याद, अगर अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, सब जगह सेम याद रखना है, तो याद रखो लेफ्ट हैंड साइड पे हम इक्वल टू रखते हैं, इस तरफ नॉट इक्वल टू रखते हैं। तो मैंने a इक्वल टू जीरो इधर रखा, a नॉट इक्वल टू इधर रखा। फिर इसमें भी दो केस क्या है, या b इक्वल टू जीरो होगा या तो b नॉट इक्वल टू जीरो होगा। समझ में आया? अगर a नॉट इक्वल टू जीरो है इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन पक्का है। क्यों? देख लो x इक्वल टू क्या आ रहा है, b बाई a आ रहा है, मतलब a तो जीरो नहीं है, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा वो पक्का है। अब पहली बात, अगर b जीरो है, अगर b जीरो है तो x क्या आएगा, जीरो। अगर b जीरो है तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू जीरो बाई a, क्या आएगा आंसर, जीरो। अगर x जीरो नहीं है तो आंसर क्या आएगा, x नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पर x जीरो आंसर मिल गया, यहाँ पर x क्या आ गया, x नॉट इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू b बाई a। तो सॉल्यूशन भी मिला, आंसर मिला। सॉल्यूशन क्या मिला, b बाई a मिला, जो जीरो नहीं है। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या मिला, b बाई a ही मिला, बट क्या मिला, जीरो। क्यों? क्योंकि b जीरो। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ वो कौन सा सॉल्यूशन हो गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। हुआ कि नहीं ट्रिवियल सॉल्यूशन? और ये कौन सा हो गया, नॉन ट्रिवियल। समझ में आया क्यों नहीं हुआ नॉन ट्रिवियल? क्योंकि इसमें ऑल x जीरो है। अभी एक ही x है तो मैं क्या करूँ, और यहाँ पर ऑल x मतलब एक ही x है और वो जीरो नहीं है, तो वो नॉन ट्रिवियल हो गया। देख के क्या बता सकते हो कि जब a नॉट इक्वल टू जीरो है तो मुझे क्या मिल रहा है, a नॉट इक्वल टू जीरो में क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। चलिए वो भी आप नहीं याद रखोगे चलेगा, बट यहाँ से पता चलना चाहिए कि a नॉट इक्वल टू जीरो के केस में जब b इक्वल टू जीरो है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, b नॉट इक्वल टू जीरो है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब क्या ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, क्या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, वो आपको समझ में आ रहा है क्या? आ गया ना थोड़ा बहुत समझ में? चलो यहाँ पर आओ, a इक्वल टू जीरो है। जैसे आपको पता चला a इक्वल टू जीरो है, आपने क्या काम किया,
इसको कभी भी ऐसे मत करना, ऐसा मत करना। जब भी आपको क्या मिल जाए a इक्वल टू 0 मिल जाए, आपको तो इसको कैसे लिखना है, फिर ये वाले फॉर्म में ही लिखना है, ax इज इक्वल टू b। मतलब इस तरह लिखोगे तो यहाँ पर b इक्वल टू मैंने 0 लिया या b नॉट इक्वल टू 0 लिया। कहने का मतलब 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 लिया, 0 इंटू एक्स नॉट इक्वल टू 0 लिया। देख लो एक बार ध्यान से, क्या किया मैंने, ax इक्वल टू b एज्यूम किया है, यहाँ पर x इक्वल टू b बाई a मत करना है। x इक्वल टू b बाई a क्या करना है, यहाँ पर करना है, यहाँ पर क्या करना है, ax इक्वल टू b रखना है। अब एक ही जगह पे तो 0 है तो 0 इंटू एक्स तो आएगा। ये क्या बोल रहा है, इक्वल टू 0 बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल टू 0। अब आप चेक करो यहाँ पर x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखोगे जिससे कि मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करके आंसर 0 मिले। x की ऐसी कौन सी वैल्यू के साथ 0 की वैल्यू है, यहाँ पर x कौन सा लूँ तो आंसर 0 मिलेगा। आप बोलोगे सर कोई भी लो क्या फर्क पड़ता है, सर इनफाइनाइट ले लोगे तो 0 इंटू इनफाइनाइट भी 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू क्या बोलोगे पाई ले लोगे तो भी 0 हो जाएगा। पर x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। इसका मतलब कि x की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो भाई जब भी 0 इंटू एक्स मतलब a नॉट इक्वल टू 0 नहीं, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 मतलब दोनों 0 है, तो उस केस में आंसर क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहाँ पर बताओ आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि जिससे मल्टीप्लाई करके आप 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 के अलावा ला सको। 0 से मल्टीप्लाई हुआ आंसर 0 ही होना है, नॉट इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है मतलब x की वैल्यू नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कहाँ मिला, कहाँ नहीं मिला, अगर मुझे पूछा जाए सॉल्यूशन कहाँ मिला तो मैं बोलूँगा a नॉट इक्वल टू 0 पे मिला, दूसरा a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 पे मिला। a इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 पे ही नहीं मिला। कहाँ नो सॉल्यूशन है, a इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये पूछने का वाला नहीं है, बट ये समझना क्यों जरूरी था, ये जब आपका 3 वेरिएबल आएगा तो मैं एक्चुअली बताऊंगा। बट आप अभी क्या याद रखो कि भाई कैसे इसको डील किया हमने, कैसे डील किया पहले से बता रहा हूँ, चीजें ध्यान में रखना, क्योंकि 3 वेरिएबल जब आएगी तो हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। पहली मेथड मैंने क्या बताई, वेरिएबल लो, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उसके दो पार्ट बनाए, a इक्वल टू 0 a नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 में हमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो निकाल लो, क्योंकि नीचे मैं a लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं डिवाइड में a नहीं लिख सकता, इसको मैंने उसको इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखा, ये डिफरेंस है दोनों। दूसरा a नॉट इक्वल टू 0 में अब क्या ऑप्शन बचा हमारे पास कि b इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पर भी सेम b इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, और यही प्रोसेस पूरे के पूरे में चलेगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी लिख लो तो आंसर मिल जाएंगे। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो ऐसा हो तो। चलो बड़े आगे, अब 2 वेरिएबल ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2 वेरिएबल ले लेते हैं। 2 वेरिएबल में कैसा लिखेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 ले लो। सॉरी ऐसा नहीं आएगा, क्या आएगा, इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू c1 लेते हैं, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर आपने नोटिस किया हो तो उसमें हमें किसकी वैल्यू मिलती थी, x की वैल्यू मिलती थी, सिर्फ x की बात कर रहे थे, तो उसको हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे। कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है, तो नंबर लाइन किससे बनती है, डॉट 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 मतलब पॉइंट से बनती है। तो जब 1 वेरिएबल की बात कर रहे थे तो 1 वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। जब मैं 2 वेरिएबल की बात करता हूँ तो सबको पता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है तो मुझे बताओ m1 क्या है, मतलब इसका स्लोप क्या है। आप बोलोगे सर माइनस a1 बाई b1। चलो m2 क्या है, तो आप बोलोगे सर माइनस a2 बाई b2। तो आपकी लाइनों में 3 केस है, लाइन के लिए 3 केस है। जब 2 लाइन की बात कर रहा हूँ तो 2 लाइन कैसी हो सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है, इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, लाइन क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है। दूसरा लाइन क्या कर सकती है, पैरेलल हो सकती है, ठीक है। और दूसरा लाइन क्या है, लाइन सेम हो सकती है, ठीक है।
तो ये क्या है, 3 केस है, इसके अलावा कोई केस आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो जब भी मेरे पास बात आएगी 2 वेरिएबल की, तो भाई उसमें 2 ही केस हो सकते हैं, 2 लाइन के साथ तो 2 ही केस, 3 ही केस हो सकते हैं। या तो वो एक पॉइंट पे टच करेगी, या तो वो कहीं पे टच ही नहीं करेगी, तो तीसरा हर पॉइंट पे टच करेगी। कितने लोगों को पता चल गया? इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्यों यूनिक सॉल्यूशन? क्योंकि इसकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कितना है, 1 है। इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं, तो इसको मैं बोल दूं नो सॉल्यूशन। और कितने लोग समझ गए इसको मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलूंगा? चलो कितने लोगों को समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसमें भी आपके पास 2 केस हैं। कितने लोगों को पता है? ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल कब है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है? ओरिजिन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन अदर देन ओरिजिन, अदर देन ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पर बात चर्चा क्या करेंगे ये बताओ। पहली बात, क्या इसके स्लोप सेम है? नहीं है। तो इसमें हमारे पास कंडीशन क्या है? m1 नॉट इक्वल टू m2, मतलब कि a1 बाई b1 नॉट इक्वल टू a2 बाई b2। अगर ये हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि इन दोनों के स्लोप डिफरेंट है। अगर 2 लाइन के डिफरेंट स्लोप हो गए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच करेगी ही करेगी। तो दोनों के स्लोप डिफरेंट होने की वजह से ये कंडीशन फुलफिल पे आपको क्या मिल रहा है? यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। अब इसमें भी 2 टाइप है सॉल्यूशन, या तो ओरिजिन पे मिलेगा या तो अदर देन ओरिजिन मिलेगा। अगर ओरिजिन पे मिला तो आंसर क्या आएगा? एक्स वाई दोनों 0 0। इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक्स वाई में से कोई एक भी 0 नहीं होता है या दोनों 0 नहीं होते हैं, तो उस केस को क्या बोलूंगा? नॉन ट्रिवियल, अदर देन 0, है ना। चलो यहाँ पर आ जाओ, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में एक चीज क्या खासियत है कि m1 इज इक्वल टू m2 है कि नहीं? बट एक चीज है, वो क्या है? तो ये a1 बाई a2 अगर लिखूं तो b1 बाई b2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या नहीं होगा? c1 और c2 सेम नहीं होंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा? ये रेशियो सेम ना होने की वजह से वो दोनों पैरेलल लाइन से जानी जाएगी। अगर ये दोनों सेम हो जाए, मतलब ये भी सेम हो जाए, तो वो तो क्या हो गई? लाइन सेम हो गई ना। आप क्या कर सकते हो? कॉमन निकाल के ही उड़ा सकते हो। तो उस केस में तो क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये केस में क्या है? नो सॉल्यूशन। कितने लोगों को समझ में आ गया है? 2 वेरिएबल लाइन वाली जो चीजें हैं ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं हम लोग 10th में, है ना। जो हमें पढ़ना है वो इसके बाद आने वाला है, वो क्या है? 3 वेरिएबल। तो वो कहाँ पर बात करेगा? प्लेन में बात करेगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी हम आसानी से झेल लेंगे। और कितने लोगों को ये समझ में आ गया ये बताओ? आ गया समझ में? क्या समझ में आ रहा है? ट्रिवियल किसको बोलते हैं? जब आपका आंसर x y दोनों 0 है तो ट्रिवियल है। अगर उसका आंसर 0 से अलावा है, कुछ आंसर है और 0 से अलावा है, तो नॉन ट्रिवियल है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब है? जब उसके पास मल्टीपल आंसर्स हैं। जब एक ही आंसर तो यूनिक सॉल्यूशन है। क्या इसके 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? या तो वो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या तो इनफाइनाइट हो सकता है। चलो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब क्या है? 3 वेरिएबल। ये 3 वेरिएबल में कुछ बातें हैं जो आपको पहले लिख लेनी, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, फिर हम उसके आगे वाली बात करेंगे। तो सबसे पहले ओके, तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशंस आएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, सॉरी c1z इक्वल टू d1, c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो ये हमारे पास क्या है? 3 वेरिएबल के इक्वेशन है। पहली बात, ये क्या बनाएंगे? ये प्लेन बनाएंगे, ठीक है। इसके भी कैसे सॉल्यूशन आएंगे? इसके भी नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब बात क्या करनी है? सबसे पहली बात समझो, जब मैं अगर मैं इसके कोफिशिएंट्स को लेके एक डिटरमिनेंट बना दूं, क्या करूं? कोफिशिएंट को लेके डिटरमिनेंट बना दूं,
पहला काम क्या है, आपको कोफिशिएंट को लेके डिटरमिनेंट बनाओ। तो क्या है कोफिशिएंट, a1 b1 c1 a2 b2 c3 c2 a3 b3 c3। तो ये एक डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है। यही डिसाइड करेगा कि आपका सॉल्यूशन कैसा होगा। अगर आपने क्या किया, इसमें से a1 a2 और a3 को रिप्लेस करके d1 d2 और d3 लिख दिया। क्या किया, a1 a2 और a3 को रिप्लेस करके d1 d2 d3 लिख दिया, तो आपका यहाँ पर क्या बोला जाएगा, d1 बोला जाएगा। इसकी कौन सी लाइन आपने निकाली, पहली लाइन, तो उसको क्या बोला जाएगा, 1 वाली लाइन, b1 b2 b3 c1 c2 c3। वैसे ही अगर d2 लिखो तो d2 क्या कहलाएगा, a1 a2 a3। अब कौन सी दूसरी लाइन, तो यहाँ पर क्या लिख दो, d1 d2 d3 लिख दो। मतलब मैंने किसको रिप्लेस किया, b1 b2 b3 को, c1 c2 c3। फिर मेरे पास क्या आएगा, d3, उसमें क्या करूंगा, थर्ड लाइन को रिप्लेस करूंगा, थर्ड कॉलम को, मतलब b1 b2 b3। यहाँ क्या आएगा, c1 c2। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या है वो आगे आगे बताता हूँ इसका क्या मतलब बनेगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये जो d है, d1 है, d2 है, d3 है, बस आपको याद रख लेना है कि d1 d2 d3 मिलता कैसे है। पहली कॉलम को हटा के मिलता है, दूसरी कॉलम को हटा के मिलता है, तीसरी कॉलम को हटा के मिलता है। d क्या है, तो d जो है वो वेरिएबल के मतलब कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट है, देख लो, है ना, x y z कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट है। पहला जो है कॉलम वो x कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट्स, दूसरा कॉलम y के कोफिशिएंट्स, तीसरा कॉलम किसके, z के कोफिशिएंट्स। तो ये पूरी जो चीज है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम उसके आगे कुछ बात करने वाले हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बात करते हैं। चलो आगे क्या है हमारे पास, अगर मैं ये d में x मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको पता है x मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरे में तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, किसी एक कॉलम या किसी एक रो में करता है। मैं क्या करता हूँ, पहले कॉलम में लेता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, a1x a2x a3x, और ये क्या हो जाएगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। आपको अच्छा खासा ऑपरेशन बनाना आता है, तो मुझे ये ऑपरेशन बताना क्या होगा। इसका ऑपरेशन करने के बाद आंसर क्या आएगा, ये होता, पहली कॉलम में क्या आएगा, तो a1x तो फिक्स है c1 में, c2y मतलब b1y आएगा प्लस b1y प्लस c1z आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z। कितने लोगों को समझ में आया। वैसे ही यहाँ क्या आएगा, a3x प्लस b3y प्लस c3z, और ये तो अपना सेम है, b1 b2 b3 c1 c2 c3। कितने लोग देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है 3 क्या है, d1 d2 d3 है कि नहीं। तो मैं d इंटू एक्स को क्या लिखता हूँ, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो आपने अगर आगे वाले में गौर किया हो, तो जब हम पहले वाले लाइन को, पहले वाले कॉलम को d1 d2 d3 से रिप्लेस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, d1 बोलते हैं। तो कितने लोग समझ गए कि मैं क्या बोल सकता हूँ, dx इज इक्वल टू d1 बोल सकता हूँ। तो कितने लोग समझते हैं कि x इक्वल टू क्या होगा, d1 बाई, अब बस इतना याद रखो ना, dx इक्वल टू क्या है, d1 है। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, dy इज इक्वल टू d2 बोल सकता हूँ, और सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, dz इक्वल टू d3 बोल सकता हूँ। तो कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ। कैसे लिखना है, तो आप जिस तरीके से x को ऐड किया, वैसे y को आप b1 b2 b3 में ऐड कर सकते थे। आसान है। तो ये तीनों तरीके से ये चीज ला सकते हो। ला दिया, चलो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मुझे काम यहाँ से उठाना है। क्यों काम यहाँ से उठाना है? क्योंकि ये वन वेरिएबल जैसा दिख रहा है। कितने लोगों को पता चल रहा है कि ये वन वेरिएबल है, ax इक्वल टू बी टाइप है कि नहीं, ax इक्वल टू बी टाइप। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमको इसको उठा के इधर ले लेते हैं, पहले ऊपर। चलो क्या लिया मैंने, dx इज इक्वल टू d1, dy इज इक्वल टू d2 एंड dz इक्वल टू d3। इसके दो वेरिएबल आ गए। पहले a इक्वल टू 0 लेते थे, a नॉट इक्वल टू 0 लेते थे। तो इधर क्या आएगा, d नॉट इक्वल टू 0, इधर क्या आएगा, d इक्वल टू 0।
चलो कितने लोगों को समझ आया ये? अगर मैं बोल रहा हूँ d इक्वल टू 0, ये d नॉट इक्वल टू 0, जैसे d नॉट इक्वल टू 0 मिला, आपको क्या मिल गया? d1 बाई डी, y इक्वल टू क्या मिल गया? d2 बाई डी, और z इक्वल टू क्या मिल गया? d3 बाई डी। चलो कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? अब इसमें भी क्या आएंगे? दो केस आएंगे। एक चीज तो पता चल गया कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है। क्या समझ में आ गया? इसका यूनिक सॉल्यूशन तो है। अब यूनिक सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि d नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मतलब डिवाइड में हम ले जा सकते हैं, डिवाइड में ले जा सकते थे। और आपको पता है d नॉट इक्वल टू 0 में वहां पर भी पहले वन वेरिएबल में क्या केस आता था? यूनिक सॉल्यूशन आ रहे थे। तो यहाँ पर भी दो केस हैं। पहला केस क्या है कि मैं बोल दूं d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0 हो। क्या हो? d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0 हो, तो इसका मतलब क्या बनेगा? x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 बनेगा। मतलब कि सॉल्यूशन क्या हो गया? 0 0 0। तो इसको क्या बोल दूं मैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। कितने लोगों को समझ में आया? बोलो जल्दी से। इसका क्या बोल दिया मैंने? ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही d1 d2 d3 तीनों ऑल 0 है ना, ऑल 0 होते ही मेरा x y z 0 हो गया। इसका मतलब तीनों भी आंसर क्या दे रहे हैं? एक ही आंसर दे रहे हैं, 0 0 0। और उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रिवियल सॉल्यूशन। सपोज नॉट ऑल 0, तो एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3, एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 नॉट इक्वल टू 0। एटलीस्ट वन ऑफ मतलब इसमें से कोई एक भी ऐसा है जो 0 नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको आंसर क्या मिलेगा? 0 0 के अलावा मिलेगा। मतलब इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, कुछ ना कुछ आंसर और मिलेगा। और उस केस को मैं क्या बोलूंगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। उस केस को मैं क्या बोलूंगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? तो ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दोनों कहां से मिल रहे हैं? d नॉट इक्वल टू 0 से मिल रहे हैं। पहली बात समझ में आनी चाहिए कि d नॉट इक्वल टू 0 है तो डायरेक्टली यूनिक सॉल्यूशन तो पक्का है, यूनिक सॉल्यूशन तो पक्का है। चलो अब d इक्वल टू 0 है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आपको एक चीज बता दी मैंने कि आपको क्या लिखना है? इस तरीके से लिखना है dx इज इक्वल टू d1, dy इज इक्वल टू d2 और dz इज इक्वल टू d3। अगर मैं बोल रहा हूँ d इक्वल टू 0 है तो उसको कैसे लिखेंगे? 0x इज इक्वल टू d1, 0y इज इक्वल टू d1 d2 और 0z इक्वल टू d3। तो पहला केस में क्या ले रहा हूँ? पहला केस ले रहा हूँ 0x इक्वल टू 0, 0y इज इक्वल टू 0 और 0z इज इक्वल टू 0। मतलब ऑल d1 d2 d3 आर 0। ऑल d1 d2 d3 क्या है? 0 है। तो इस केस में क्या हो रहा है? 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, 0 इंटू वाई इक्वल टू 0, 0 इंटू जेड इक्वल टू 0। अगर ये तीनों 0 हैं तो इस केस में इसका आंसर क्या आएगा? मैनी सॉल्यूशन, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों वो आपको पता है? क्योंकि आप कोई भी वैल्यू कर दो 0 से मल्टीप्लाई 0 ही मिलेगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे पहुंच गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां पर आते हैं, यहां क्या बोल रहे हैं? ऑल नॉट 0, ऑल नॉट ऑल 0, मतलब कि एक साथ तीनों 0 नहीं हो रहे, क्योंकि दो हो सकते हैं। मतलब d1 एटलीस्ट, ये वाली चीज, एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 नॉट इक्वल टू 0, एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 नॉट 0। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ क्या है? d1 d2 d3 में से 0 नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू d1 आ जाए, या फिर 0 इंटू वाई इज इक्वल टू d2 आ जाए, या फिर 0 इंटू जेड इक्वल टू d3 आ जाए। तो भाई वो क्या नहीं होगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0। इन दिस सच केस we can say that the solution has 5 solution, मतलब कि नो सॉल्यूशन। तो क्या ये वन वेरिएबल वाली जो चीज हमने पढ़ी थी वही चीज है? तो क्या आप इसको कहीं से भी बनाने की कोशिश करोगे तो बना पाओगे, या फिर आप याद रखने की कोशिश करो तो याद भी रख पाओगे, है ना? अब मैं एक बात बता रहा हूँ, जेडब्ल्यू वाला क्या खेलता है? जेडब्ल्यू वाले को d1 d2 d3 में इंटरेस्ट है ही नहीं। मतलब वो जितने भी इक्वेशंस देगा आपको d1 इज इक्वल टू 0 देगा, d2 इज इक्वल टू 0 देगा और d3 भी 0 दे देगा।
मतलब कि जो मैंने एक चीज बताई है, अगर मेरे सॉल्यूशन इक्वेशन ऐसे हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको, a1x b1y plus c1z is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z is equal to 0, a3x plus b3y plus c3z is equal to 0। तो इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें d1 d2 d3 क्या है? 0 है। अब d1 d2 d3 0 बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि दो ही केस है, सॉरी दो ही केस है। कैसे दो केस? या तो d 0 हो या तो d नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, तीनों 0 है, मतलब कौन सा केस? ऑल d1 d2 d3 0, ऑल d1 d2 d3 0। समझे कि नहीं समझे? अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो इसका मतलब क्या बनता है? होमोजीनियस इक्वेशन से इसका मतलब ये ऑल 0 है, ये भी ऑल 0 है। अगर d नॉट इक्वल टू 0 आया तो आपका सॉल्यूशन यूनिक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर d नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। d नॉट इक्वल टू 0 पे ट्रिवियल सॉल्यूशन, d इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपका ये याद रखना, d डिफाइन करता है, d नॉट इक्वल टू 0 है तो या तो वो क्या देगा आपको? यूनिक सॉल्यूशन देगा, और d इक्वल टू 0 है तो यूनिक तो देगा ही नहीं, या तो इनफाइनाइट देगा या तो नो सॉल्यूशन देगा। समझ रहे हो? तो वो चीज समझनी जरूरी है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कब पता चलेगा? होमोजीनियस में d नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस ये याद रख लेना। चलो देख लो, देख लो जल्दी से। अब बस सब कुछ पीछे से रिपीट करके लिखना हो, क्या भी करना हो, जिस तरीके से आपको लिखना हो लिख लो। चलो अब एक्सरसाइज 4.6 ओपन कर लो। चलिए एक्सरसाइज 4.6 ओपन कर लो। उसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो बोर्ड के तरीके से भी करेंगे, पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। मतलब कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, मतलब सॉल्यूशन देगा या नो सॉल्यूशन आएगा। तो पहला जो केस है मैं ले लेता हूं x + 2y = 2, x + 2y = 2 and 2x + 3y = 3। चलो इसमें m1 ढूंढो, क्या आएगा? -1/2। m2 ढूंढो, क्या आएगा? -2/3। इसका मतलब कि m1 not equal to m2, so it has unique solution, it has unique solution। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? m1 not equal to m2 क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैंने क्या बोला है? हमें ये मैट्रिक्स मेथड से भी करना है, बट अभी फिलहाल हम किस मेथड से कर रहे हैं? सिंपल मेथड से। इसमें आप डी भी चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो? डी भी चेक कर सकते हो। अगर डी आपका 0 आता है तो भी क्या है? इनकंसिस्टेंट है। चलो देख लो, डी नॉट इक्वल टू 0 पे मिल रहा है, डी नॉट इक्वल टू पे सॉल्यूशन मिलेगा। हमने देखा ना, डी नॉट इक्वल टू 0 पे क्या होता था? यूनिक सॉल्यूशन होता था। डी इक्वल टू 0 पे क्या होता था? नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो पहली चीज तो ये चेक करो ना क्या है, उसके बाद हमें चेक करना है सेकेंडरी। चलो सेकंड में क्या है? 2x - y x + y, हमें इतना ही जरूरत है। तो 2 - 1 1 1। चलो इसका आंसर निकालो, क्या आएगा? 2 + 1 = 3। तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब यूनिक सॉल्यूशन। देख लो, जो d नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन।
थर्ड क्या है x प्लस 3y और x 2x प्लस 6y, x प्लस 3y 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 8। तो जैसे ही आपको पता चला लिख के ही कि भाई 1 3 2 6 आंसर क्या आएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसके दो केस हैं, 0 आते ही क्या होगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, तो जो रेशियो है 1/2 3/6 इज इक्वल टू 5/8। तो अगर ये इक्वल टू आता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बट इक्वल टू नहीं आ रहा है, 5/8 क्या होगा, उड़ता ही नहीं है, यहाँ तो 1/2 आ रहा है, तो ये नहीं आ दे रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है नो सॉल्यूशन। तो ये क्या देगा आपको, नो सॉल्यूशन देगा, है ना। ये सड़क दिखाई दी हमने, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 नो सॉल्यूशन। चलो मैं तो अभी फोर्थ पे आ रहा हूँ, जल्दी से बताओ फोर्थ पे क्या चेक करोगे, पहले क्या चेक करोगे, पहले तो आप d इक्वल टू 0 चेक करोगे, d इक्वल टू 0। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, d ले लेता हूँ मैं, x प्लस y प्लस z दिया है, d क्या होगा 1 1 1, फिर क्या होगा 2 3 2। जब आप पढ़ो तब लिखना है, x y z को आगे पीछे ना किया हो, ध्यान ये देना, a 2 a a 2 a। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा a की वैल्यू पे। अगर आप एज्यूम करो a की वैल्यू 0 दी होती तो क्या आपके पास इक्वेशन बनता, इक्वेशन ही नहीं बनता। तो यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हो, a को सामने की साइड ले जाओ। तो यहाँ पर इक्वेशन को मैं क्या लिख रहा हूँ अभी, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 4/a 2z इज इक्वल टू 4/a कर देता हूँ। इसका मतलब मैं इधर क्या लिख सकता हूँ 1, इधर कर सकता हूँ 1 और इधर 2 लिख सकता हूँ। अब आप चेक करो इसका आंसर क्या आ रहा है। तो क्या करोगे आप, एक काम करो, इसमें से इसको इसमें से बात कर लो, c3 माइनस c1 कर दो। क्यों, क्योंकि दो 0 हो जाएंगे। देख लो क्या हो गया, 0 0 हो गया ना, ये पहला दूसरा 0 0, नीचे 2 आ गया, नहीं यहाँ 1 आ गया। तो अब चेक कर लो, 1 के लिए ओपन करो तो क्या बचेगा 3 माइनस 2, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, d नॉट इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। हम ये पूरे को जेरेबली के मेथड से सोल्व कर रहे हैं अभी, है ना। इसकी मेथड तो क्या है, मैट्रिक्स वाली मेथड है। चलो 3x माइनस y वाला कैसा है, तो इसमें क्या करेंगे 3 माइनस 1 माइनस 2 2y, x वाला टर्म ही नहीं है तो क्या दूंगा 0 लूंगा, y वाला टर्म 2 है, z वाला टर्म -1 है, 3 है -5 है, z वाला टर्म गायब है। तो ये ऐसा कुछ मिल रहा है। आप ओपन कर दो यहाँ से ही डायरेक्टली, तो 3 से ओपन करोगे तो क्या मिलेगा 2 × 0 0 माइनस माइनस प्लस और वापस से माइनस, तो -5। फिर ये क्या हो गया 0 है, ये वाला ओपन करो फिर 3 वाला, तो क्या मिलेगा -1 -1 +1 -2 × 2 -4, फिर वापस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर 0 आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा लंबा वाला काम। क्यों, क्योंकि आपको d1 भी ढूंढना है, d2 भी ढूंढना है, d3 भी ढूंढना है। अगर इन तीनों में से आपको लगता है कोई भी एक 0 नहीं होगा तो उसको पहले ढूंढो। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पाता हूँ क्या ढूंढना आसान होगा, कौन से वाले केस में, 5वें वाले केस में। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर d1 d2 d3 0 आया तो मैं d1 को पहले रिप्लेस करता हूँ, 3 0 3 की जगह पे क्या रखूंगा मैं 2 -1 3, और बाकी तो मेरा वैसा ही रहेगा। ठीक है, समझ गए ये। चलो अब इसको सॉल्व करके देखो क्या सॉल्व आएगा। 2 को ऐसे रखो, 2 अंदर क्या बचेगा 2 0 -1 -5। चलो -1 +1 हो जाएगा, -1 के लिए -1 × 0 0 -5 -2 +10, तो अंदर क्या आएगा -10 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 3 -1 -1 +1, चलो +3 1 +4, तो यहाँ से क्या आया -10 आया, यहाँ से भी क्या आया -10 आया, और यहाँ से क्या आया 5 × 15 आया। कहने का मतलब नॉट इक्वल टू 0 आया। और कोई एक भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, कोई एक भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन। कौन सा वाला केस था, इधर कोने में था वो इनफाइनाइट था, इसके बाजू वाला केस था याद है, नॉट ऑल 0 लिखा था हमने ना, तो वही वाला केस हो गया। d1 क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो नॉट इक्वल टू 0 होते ही नो सॉल्यूशन। चलो लास्ट ले लेते हैं, 5 -1 4
फिर क्या है 2 3 5, सॉरी x को हटाया, हाँ सही है 2 3 5, फिर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 6। चलो जल्दी से आंसर निकालो, क्या करेंगे? कुछ आसान करना है, कुछ करना नहीं, डायरेक्ट खोलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या खोलेंगे? 5 से खोलो, 5 से ओपन करते ही 3 इंटू 6 18 और प्लस 10 तो 28 आ गया। फिर माइनस 1 को प्लस 1 लिखो, तो यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 6 12, 5 इंटू 5 25, 12 माइनस 25 माइनस 13। चलो फिर 4 से खोलोगे तो 4 माइनस 4 माइनस 15 प्लस 4 माइनस 15, नहीं माइनस 15 कहाँ, 4 प्लस 5 15 ना, तो क्या होगा 4 माइनस 19 होगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 28 इंटू 5, 5 इंटू 8 0 रेस टू 4 2 140। यहाँ से आएगा माइनस 30, 19 इंटू 4 आपका हो जाएगा 38 टू 76। अब देखो क्या होता है 6 3 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 रहेगा, 3 में से 8, 13 में से 8 जाएगा तो 5 रहेगा और 0, 51 आंसर आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्या है बताओ? अरे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, सिंपल। तो इसका आंसर भी क्या है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। चलो देख लो कैसे हो सकता है, पता चल गई। कंसिस्टेंसी कैसे चेक करनी है? कंसिस्टेंसी मतलब क्या, सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके चलो देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी मेथड से देख रहे हैं? अभी भी बता रहा हूं, बोर्ड में हम ऐसे लिखने वाले नहीं हैं, ये जेडब्ल्यू की मेथड हम पढ़ रहे हैं। चलो ओके, तो कौन सा क्वेश्चन हमारे पास? इसमें बोला है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, बट हम इसमें से कुछ रैंडमली सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं 8 कर लेता हूँ, बाकी के मैं जो करता हूँ वो आपके नोट में आ गए ना, अभी मैं जो भी करवाऊंगा वो तो आपके नोट में आ जाएंगे, इसके अलावा वाले आपके होमवर्क हो जाएंगे। चलो 8 वाला मैं कर रहा हूँ। 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसमें क्या ढूंढेंगे? पहले d1 ढूंढ लो, d ढूंढ लो। d क्या आएगा? d क्या आएगा बोलो? 2 माइनस 1 3 4, तो d क्या आ गया? 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। अब d1 क्या होगा? पहली लाइन को रिप्लेस करो किससे? d1 से, तो माइनस 2 3, और ये क्या आ गया? माइनस 1 4। ये समझ में आया d1 कैसे लिया? जैसे हम d1 d2 d3 लेते थे, वैसे इस केस में भी d1 d2 निकाल सकते हो। d1 कैसे निकाला मैंने बताओ? तो पहला जो कॉलम था उसको रिप्लेस किया ये c1 c2 से, तो माइनस 2 3 लिख दिया, माइनस 1 4 तो वैसे ही रहेगा, तो माइनस 8 प्लस 3 क्या आंसर मिलेगा बताओ? माइनस 8 प्लस 3 क्या मिलेगा? माइनस 5। तो d1 बाई डी क्या आएगा आपका आंसर? x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? d1 बाई डी का आंसर क्या आ रहा है? माइनस 5 बाई 11। ठीक है, अब d2 भी ढूंढ लो। d2 क्या आएगा बताओ? तो पहले वाला टर्म वैसे का वैसा रखो, दूसरे को रिप्लेस करके क्या करो? माइनस 2 3 लिखा, तो क्या निकला यहाँ से बताओ? 2 इंटू 3 6 प्लस 6 मतलब 12 आ गया। तो y क्या आ गया? d2 बाई डी मतलब 12 बाई 11। तो y क्या आ गया? 12 बाई 11। अब चेक करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है पुट करने पे। तो पहला पुट करो, माइनस 5 बाई 11 लिखोगे तो क्या आएगा? माइनस 10 बाई 11 आएगा, माइनस 12 बाई 11 आएगा। तो क्या हो गया? ये माइनस 22 बाई 11 मतलब माइनस 2 आ गया। तो सही है आंसर। ओके, अब रख के भी चेक कर सकते हो कि आंसर 13 में आए, मतलब रेशनल नंबर आ रहा है, इसलिए मैंने चेक कर लिया। भाई देख लो भाई क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन क्या करें। तो 7 और 9 आप दोनों कर सकते हो। मैं कुछ 11 पे चला जाता हूँ, 11 पे चले जाते हैं। चलो 11 पे जैसे ही गया मैं, मुझे क्या मिला? 2 1 1, और ये 3/2 है ना, उसका मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहा हूँ? अंदर ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा? 2 माइनस 4 माइनस 2।
और 3 5 तो मतलब 0 3 5 ना, ओके 0 3 माइनस 5। तो अब मेरे पास d1 d2 d3 क्या होंगे, d1 d2 d3 क्या होंगे 1 3 9, ये याद रखना। पहले चेक करो कि इसका आंसर क्या आ रहा है, d इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो जल्दी बोलो कहां से खोलूं मैं, 2 से खोलते हैं, ओपन करेंगे सही रहेगा। 2 खोलोगे तो क्या आएगा -4 -5 20, 3 into -2 + 6, ये तो 0 के माइनस है -2 है, तो अंदर क्या आएगा 1 into 5 -5, 1 into 3 -3। चलो आंसर बताओ 2 26, तो कितना आया 52, माइनस यहाँ क्या आया -2 -8 + 16, तो आंसर आ रहा है 64, ये 68 आ रहा है, तो डी आ रहा है 68। जल्दी से d1 निकालो। अब क्या करेंगे, क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन ये तो पक्का हो गया। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो एक चीज और भी समझ लो, अगर d1 d2 d3 0 नहीं आते, कोई भी एक 0 नहीं आएगा तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन रहेगा नहीं। चलो जल्दी से ले लो, 1 3 9 किसकी जगह पे, 2 2 0 की जगह पे 1 3 9, और यहाँ पर क्या करेंगे 1 -4 3 1 -2 -5, आंसर निकालो आप तो। चलो d2 क्या आएगा ये बताओ, d2 में क्या आएगा 2 2 0 तो पक्का है, 1 -4 की जगह पे 1 3 9 और 1 -2 -5, और d3 क्या आएगा, d3 आएगा 2 2 0 1 -4 5 3 और 1 3 9। यहाँ पर आंसर बताओ, सारे 1 हैं तो आसान क्या करें, कुछ माइनस करते हैं, चलो माइनस ही करते हैं। पहला ऐसे रहने दो 1 3 9, अब इसको इसमें माइनस करो तो ये 0 हो गया, ये -7 हो गया, ये 3 -9 मतलब -6 हो गया, और इसको इसमें माइनस करो तो 0 -5 और माइनस में आएगा तो -16 या -14 आएगा। ओके, तो ये करने के बाद आपके पास 1 के लिए खोलना है, तो 14 × 7 प्लस में ये क्या आएगा -30, 14 × 7 7 से 49 और 2 98 -30, तो क्या आएगा आंसर 68 आया। इसका मतलब इसका आंसर तो क्या हो गया 1 हो गया, d1/d s = d1/d = 2। चलो यहाँ से आंसर बताओ, सॉरी 1 है ना, 1 है, ओके यहाँ से बताओ आंसर क्या आएगा, 2 2 0 हो गया, 1 3 9 है, 2 तो 2 2 0 से ओपन करो, 2 से ओपन करोगे तो 3 × 5 -15 + 18, -2 करोगे तो 1 × 5 -5 -9, इसका आंसर क्या आया +3 × 6, तो +6 आया। इधर -2 है और -14 भी है, -4 -14 क्या हुआ +28, तो आंसर क्या आ रहा है 34 आ रहा है, 34 है, ये 68 है, तो d2/d क्या आएगा y = 1/2 आ रहा है। अब दो तरीका है, अब d3 फाइंड करो, या तो x और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो। एक इक्वेशन कौन सा ले लो, 2x + y + z = 1, x की वैल्यू क्या है 1 तो ये 2 रह गया, y की वैल्यू क्या है 1/2 तो ये 1/2 हो गया, और z की वैल्यू क्या है, गुणन नहीं है, इधर 1 है, तो z की वैल्यू क्या आएगी 1 - 2, तो जैसे भी देखोगे आपको z की वैल्यू क्या मिलेगी -3/2 मिलेगी। देख लो 1 में से हाफ जाएगा प्लस हाफ, -2 होगा तो -3/2 आएगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, तो जल्दी से लिख लीजिए। और ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैं अगर ये क्वेश्चन नहीं करवाऊं ऐसे वाले तो आप कर सकते हो ना, d1 d2 d3 फाइंड करना है, d ≠ = 0 है तो ही फाइंड करना है, हाँ d = 0 है तो भी आपको फाइंड तो करना है कि d1 d2 d3 होता क्या है ना, तो जल्दी से लिख लो। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर JEE बेस्ड जो हमारा डिटरमिनेंट का चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब जो बातें करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करते ही डिटरमिनेंट का चैप्टर हमारा कंप्लीट है। ठीक है, डिटरमिनेंट का चैप्टर कंप्लीट होते ही हम कहाँ पर जाएंगे, मैट्रिक्स वाले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा होगा तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए हम एक रख लेते हैं लेक्चर। ठीक है, उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला पाऊँ। ठीक है, तो अभी 2 लेक्चर्स बाकी रहेंगे, ये 6th या 7th लेक्चर्स हो गया हमारा, और उसके बाद 2 लेक्चर हम करेंगे। तो मुझे पता है कि आप मैं जितना बताते जा रहा हूँ आप उतना ही साथ करते जा रहे हैं, और इसका मुझे बहुत ही मजा आ रहा है देखने के बाद।
और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक ऐसा मटेरियल ही प्रोवाइड करता हूँ, वो मटेरियल आप सॉल्व करना शुरू करें करके। ठीक है, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।